हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका एक प्यारे से सेशन में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बातें समझ में नहीं आती। इस वजह से हम आपके लिए बहुत ही इजीली हर बातों को प्रोवाइड करेंगे और हर तरीके से हर प्रकार से आपके जेनेटिक्स बिल्कुल सेट कर देंगे दिमाग के अंदर। किस प्रकार से समझिएगा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द चीजें हम लिख करके लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे पास में देखो आपका टाइम है, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। इस वजह से हम आपके लिए ये सभी चीजें पहले से लिख करके लेके आएंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से नोट्स भी बना सको। ठीक है, शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। ये डायग्राम्स वगैरह सब कुछ आपको बनाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर को। आज जेनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। सर जेनेटिक्स ये कौन सी चैप्टर है, कौन सी क्लास का चैप्टर है? तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 12th क्लास का चैप्टर है, जिसे सिंपली मैं क्या कहता हूं, जेनेटिक्स कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को। किस प्रकार से इसको हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं देखिएगा। आइए, तो जेनेटिक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की ब्रांच है। डील विथ, किससे डील करती है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड वेरिएशन। जो क्या करती है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, ट्रांसफर ऑफ फीचर जो है उसे बोलता हूं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। एंड एक है वेरिएशन। अब ये इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट क्या है? इसे बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। इस बात को समझने वाले उससे पहले वेरिएशन समझो। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब है बदलाव। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब है बदलाव। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से बने हैं, तो हमारे अंदर अपने पेरेंट्स से प्रॉपरली सिमिलरिटीज नहीं है। क्या हम अपने फादर और मदर की बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, उनकी जैसे दिखते हैं? अगर ऐसा होता तो पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, समझ नहीं पाता कौन तो पिता है और कौन माता है और कौन बच्चा है कि नहीं? इस वजह से समझिएगा यहां पर क्या हुआ, वेरिएशन शब्द का यूज किया। वेरिएशन शब्द का यूज किया। इस वेरिएशन की वजह से हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। क्यों सर? इस वेरिएशन में ऐसा क्या है जिस वजह से हमें बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखते हैं? तो यही चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मतलब हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। सर व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेट। और फिर से बोल रहा हूं मैं, ट्रेट बोलो, कैरेक्टर बोलो, फीचर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, कैरेक्टर, फीचर है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब इस शब्द को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एक शब्द लिखा है मैंने, ऑफस्प्रिंग। इस शब्द को ध्यान से देखिए। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि पेरेंट से जो चाइल्ड बनेगा। अब वहां पर मेल भी हो सकता है, वहां पर फीमेल भी हो सकता है, लेकिन आप सर चाइल्ड भी कह सकते थे, चिल्ड्रन भी कह सकते थे। आपने यहां पर ऑफस्प्रिंग ही क्यों लिखा? ऑफस्प्रिंग इस वजह से लिखा क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की, मैं ये बायोलॉजी की। तो उसके अंदर हम अगर परफेक्ट शब्द यूज करना चाहते हैं तो हम ऑफस्प्रिंग यूज करेंगे। उसका मतलब भी क्या है? उसका मतलब भी उससे जो बनी हुई है संतति जिसे कहते हैं हम, वही है ऑफस्प्रिंग। वो क्या है? ऑफस्प्रिंग। क्लियर है बात? तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। किसके प्रोसेस के द्वारा? इनहेरिटेंस के प्रोसेस के द्वारा। वो सर प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब समझ में नहीं आया कि सर देखो आपने जो चीज देख रहे हैं ना, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये प्रोसेस है। कौन? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? फिर से समझिए कि आपके पास में क्या है, समझिए एक मदर है, एक फादर है। इन दोनों ने मेटिंग की, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में इनके पास में एक ऑफस्प्रिंग बनके तैयार होती है। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इनके अंदर 46 है तो इसके अंदर 46 कैसे हो सकते हैं? तो डबल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये बात समझिए। हम पढ़ते हैं म्यूसिस और माइटोसिस, दो डिवीजन होते हैं। उस डिवीजन के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि आपके पास में जो 46 क्रोमोसोम वाला सेल है वो 23 में डिवाइड हो जाता है। 23 में डिवाइड हो जाता है, ये प्रोसेस ऑफ मियोसिस के अंदर। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते ये बातें तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 23 इसके अंदर भी 23 उसमें से एक पे एक 23 क्रोमोसोम यहाँ छूटेंगे, 23 यहाँ से जाएंगे। 23 प्लस 23 कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम। मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जो क्रोमोसोम आते हैं
23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, और इस वजह से ही उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इस वजह से ही उसके अंदर आती है वेरिएशन, क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। ये बातें अगर समझ में आ गई है तो आप इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रॉपर तरीके से मैं नोट्स बना करके लेके आऊँ और पूरे नोट्स में लिखवाऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, तो लिखिए और आगे चलते हैं। क्या, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वेरिएशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वेरिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, उसके माध्यम से कुछ बातें आप मुझे बताइएगा। आप ही बताइए, जो एग्जाम्पल मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले दिया कि हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो है उनसे मिलते हैं लेकिन पूरे कैरेक्टर्स उनसे नहीं मिलते हैं। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उनके बीच में और हमारे बीच में, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। देखिए इधर, अमाउंट ऑफ डिफरेंस क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी टू इट्स पेरेंट। प्रोजेनी मींस क्या है? प्रोजेनी मींस है जो चाइल्ड, चिल्ड्रन, जो बच्चे बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं प्रोजेनी। जो ऑफस्प्रिंग बन रही है उसे बोल रहे हैं प्रोजेनी टू इट्स पेरेंट। तो मतलब उस प्रोजेनी का पेरेंट के साथ में क्या डिफरेंस है? एंड टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेरेंट की टू प्रोजेनी हो, मतलब किसी पेरेंट के दो बच्चे हैं तो उनके अंदर जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब वो भी बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होंगे, 100% तो सिमिलर नहीं होंगे। तो वहां पर उस केस के अंदर मैं किसकी बात करता हूं? उस केस में भी हम वेरिएशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि हम अपने जो भाई बहन है, ठीक है, जो हमारे भाई बहन उनसे कितना सिमिलर है? नहीं है ना, बिल्कुल सिमिलर नहीं होते उनसे, बिल्कुल सिमिलर ये 100% सिमिलर नहीं होते हैं। कुछ उसके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन की बात करूं अगर मैं, सोर्स का मतलब क्या? मतलब ये वेरिएशन कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, मतलब उस पेरेंट से उस प्रोजेनी में ये वेरिएशन आई कैसे? तो आप जानते हैं कि अगर पेरेंट से प्रोजेनी बनेगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है? न्यू वेरिएशन आती है। क्या आती है? न्यू वेरिएशन, नए बदलाव दिखते हैं। और जो नए बदलाव दिखते हैं वो किसके द्वारा दिखते हैं? रिकॉम्बिनेशन के द्वारा दिखते हैं। किसके द्वारा दिखते हैं? रिकॉम्बिनेशन के द्वारा दिखते हैं। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस जेनेटिक्स के अंदर, रिकॉम्बिनेशन, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं रिकॉम्बिनेशन को। क्लियर है बात? तो रिकॉम्बिनेशन को हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो न्यू वेरिएशन होती है, न्यू वेरिएशन क्रिएट होती है। दूसरी बात है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है? ये न्यू वेरिएशन, ये भी नई वेरिएशन देता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का ऐसा बदलाव आ जाए जो कहीं पर बदलाव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब हमारे जीन्स में वो बदलाव था लेकिन अब तक नहीं दिख रहा था, लेकिन वो अचानक से दिखना स्टार्ट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ये बात क्लियर हो गई वेरिएशन की। वेरिएशन की बात क्लियर हो जाती है तो हम बात करते हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन जेनेटिक्स। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर, थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया मैं इसको, ठीक है। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर, इस बात को समझिएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर जेनेटिक्स का क्या रोल रहा है। तो जेनेटिक्स का क्या रोल रहा है उसकी बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ह्यूमन जो है उस समय की बात है जब जेनेटिक्स के बारे में मनुष्य को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ये कह सकते हैं बहुत कम नॉलेज था। उस समय किसी प्रकार की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। उस समय की बात है, उस समय हम क्या क्या करते थे, मीन्स हम क्या क्या, ह्यूमन क्या क्या करता था? डिमोस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या करता था। मतलब क्या है डिमोस्टिकेशन? मतलब अपने हिसाब से जो जीव है, जो पालतू जीव है, मतलब उनको पालतू बनाना, अपने हिसाब से उनके अंदर क्या करवाना, उनके अंदर क्रॉस करवाना, अपने हिसाब से उनके अंदर क्या कराना, क्रॉस करवाना, और एक नई वेराइटी प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं क्या? डिमोस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? डिमोस्टिकेशन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब जिसके अंदर बोल रहा हूं आपको कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे कर रहा था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब उसके अंदर से उस जो वेराइटी प्रेजेंट थी उसके पास में, जो एनिमल्स प्रेजेंट थे जिनमें क्रॉस करवा रहा था, उनमें देख रहा था कि बेटर वेराइटी वाला एनिमल कौन सा है, बेटर मेल बेटर फीमेल ले रहा था, उनके बीच में क्रॉस करवा के एक नई वेराइटी उनके पास में बन रही थी। तो ऑब्वियसली ये बात मतलब क्लियर है कि इसके अंदर जो वेराइटी बनेगी नई, वो वेराइटी कैसी होगी, वो वेराइटी हमारे पास में कैसी होगी, एक नई वेराइटी होगी जिसके अंदर उन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे।
और उन दोनों के कैरेक्टर्स अगर मौजूद है मतलब वो एक एडवांस वेराइटी हमारे पास में, उससे कह रहा हूँ आर्टिफिशियल सिलेक्शन खुद के तरीके से उसके अंदर क्रॉस करवाना और नई इसके अंदर इवोल्व करना बेटर वेराइटी। क्या इवोल्व करना? बेटर वेराइटी। फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है साहिवाल। साहिवाल काऊ जो होती है उसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके ही उसने क्या किया है, एक ही साहिवाल वेराइटी प्राप्त की है। मतलब मेल और फीमेल जो अपने कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा अच्छे थे उन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा के उसने एक नई वेराइटी बना ली, जैसे कि एग्जांपल के लिए साहिवाल काउच। ठीक है, तो अब देखिए वेरिएशन के बारे में बात कर चुके हैं, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर बात कर चुके हैं। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और इन सभी नोट्स को आपको लिखना है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये फिर से देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बहुत ही शानदार नोट्स है, लिख करके देखिए और पढ़िए एक बार बुक को, फिर खुद में कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको लिखने के बाद में आगे चलते हैं, तो लिखिए इनको। चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं हम प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या था? इससे पहले की बातें तो आपको क्लियर हो ही चुकी होगी कि हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डिमोस्टिकेशन की बात की, वेरिएशन की बात की, हेरिडिटी की बात की, और अब बात करने वाले हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। आपको बात भी कितनी समझ में आ रही है वो आप ये बात हमें स्पष्ट करें, बताइए कमेंट सेक्शन में ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में नहीं आई, इसमें डाउट है, इसे दोबारा बताइए। तो सभी बातें आप बता सकते हैं, आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मेंडल से पहले लोगों ने क्या सोचा, मेंडल के आने से पहले लोगों ने क्या किया, मेंडल के आने से पहले लोगों ने किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए, उस बात को बोल रहे हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। बिफोर मेंडल, मेंडल से पहले, मेनी साइंटिस्ट स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। बहुत सारे साइंटिस्ट किस पर स्टडी कर रहे थे? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे थे, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट मेंडल से पहले ही स्टडी कर चुके थे। उन्होंने स्टडी करके कुछ कंक्लूजन, कुछ बातें सीखी और बताई। क्या बताई? मेन फोकस, उनका मेन फोकस क्या था? ऑन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अबे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? मतलब वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए मेंडल से पहले, जो एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है ट्रेट्स का या कैरेक्टर्स का, ये इनहेरिटेंस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। मतलब क्या है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। क्या होता है? मिक्सिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग होता है। सर मिक्सिंग का मतलब क्या? उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जब हम दो पेरेंट को क्रॉस करवा रहे हैं, दो पेरेंट को मीन्स जैसे कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्रॉस करवाया था, एक टोल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, उसी प्रकार से उन्होंने क्रॉस करवाया। तो मेंडल ने टोल प्लांट उसको मिला F1 पीढ़ी के अंदर, F1 जनरेशन में। ठीक है, तो उनको क्या लग रहा था? प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट जो कहता है, प्री मेंडेलियन साइंटिस्ट जो थे उनको ये लग रहा था कि ये जो टोल प्लांट मिल रहा है, ये टोल प्लांट आ रहा है ड्वार्फ और टोल की मिक्सिंग से। मतलब दोनों कैरेक्टर एक साथ आने की वजह से मुझे वहां पर टोल दिख रहा है, ऐसा उन्होंने आइडिया लगाया। लेकिन जैसे F2 जनरेशन आई थी मेंडल की, तो हमने क्या देखा था कि उसके अंदर ड्वार्फ भी आ रहा था और टोल भी आ रहा था, और वो दोनों ड्वार्फ और टोल उस टोल से जो उसका पेरेंट था, जो उसका पेरेंट था उससे बिल्कुल सिमिलर था, ना उससे छोटा था ना उससे बड़ा था, बिल्कुल सिमिलर था। तो मेंडल ने इस बात को गलत साबित किया था कि ब्लेंडिंग यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन पहले वाले साइंटिस्ट का ये मानना था कि वो ये मानते थे कि यहाँ पर कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो रही है, और मिक्सिंग होने की वजह से हमें F1 जनरेशन के अंदर ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं दिख रहा, क्योंकि वो रिसेसिव होता है। हो सकता है ये बात थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं रिसेसिव ये डोमिनेंट क्या है, तो बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उनकी बात थी वो मिक्सिंग है कैरेक्टर्स की, लेकिन मेंडल ने साबित किया कि वो मिक्सिंग नहीं होती है, ये प्री मेंडल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। मेंडल की बात करते हैं, तो उसके बाद मेंडल आया और मेंडल ने पी प्लांट लिया था। पी प्लांट क्यों लिया ये तो बात करने वाले ही हैं हम। तो उसने क्या लिया था? पी प्लांट लिया था मेंडल ने, और मेंडल ने पी प्लांट लिया था, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है।
क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। एक होता है मेरे पास में स्वीट पी, ये गार्डन पी है, ये गार्डन पी है, स्वीट पी। लेथाइरस ओडोरेटस होता है कौन सा, स्वीट पी। स्वीट पी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, गार्डन पी की बात किया है। गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम है, जिसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 14 मतलब 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14 होते हैं। 7 पेयर्स की आप कहे जाते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर होगी, ठीक है। वाई पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया कि और प्लांट नहीं थे क्या, बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन मेंडल ने पी प्लांट को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया, उसने पी प्लांट को ही क्यों लिया, इस बात को समझिएगा एक बार। सबसे पहला पॉइंट यह है कि कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 to 2 मंथ्स। इसने देखा कि ये जो मटर का पौधा है, ये मटर का पौधा 1 से 2 महीने पर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। मान लीजिए उसने कोई ऐसा प्लांट ले लेता जो बहुत ही लंबे समय में, मतलब 10-15 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता, और उसके बाद में अगर वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता उसके ऊपर, तो समझ सकते हैं कि मेंडल की पूरे जीवन गुजर जाता, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। जल्दी रिजल्ट मीन्स वो देखना चाहता था कि कितने जनरेशन तक क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या इसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, सभी चीजों को उसने ऑब्जर्व किया। इस वजह से उसे ऐसा प्लांट चाहिए था जो अपनी लाइफ साइकिल बहुत कम समय में ही कंप्लीट कर ले। और फिर भी इतना कुछ करने के बाद में 10-12 साल लगे मेंडल को इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में और पब्लिश करने में, ठीक है। फिर भी जिसका लाइफ साइकिल 1 से 2 मंथ है, फिर इतना होने के बावजूद भी, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होता और बड़ा प्लांट ले लेता, अगर वो बरगद का पेड़ ले लेता तो क्या हो सकता था, समझ सकते हैं। उसके पूर्वज आते, फिर उसके बच्चे आते, तो ये पूर्वज तो क्यों आते, बच्चे आते, और बच्चे आकर के एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते। हाँ हाँ ऐसा किया था, हाँ ऐसा किया था, दादाजी ने किया था ऐसा, ठीक है। हाँ आओ इधर, नंबर 2 की बात करता हूं मैं। मेनली सेल्फ पोलिनेटेड है, मतलब देखो मटर की सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर ये करेंगे, ये जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पोलिनेटेड है बट कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड इजीली, मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन करता है, सेल्फ पोलिनेशन करता है, लेकिन उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आसानी से करवाया जाता है, इजीली करवाया जा सकता है। तीसरी बात करता हूं मैं आपके साथ सामने, मेनी कैरेक्टर्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल आउटसाइड, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स मटर के ऐसे थे जो बाहर से हमारे को दिखाई दे रहे थे, टोल ड्वार्फ, ठीक है। इस प्रकार से जो हम पोड की बात करते थे, फली की बात करते थे, तो फली किस प्रकार से, फुल लीव फली थी, सिक्यूटिव फली थी, इस प्रकार से हम बात करते हैं। फुली और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें हैं, समझिएगा। लास्ट वाले कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर्स आर इजीली ऑब्जर्वेबल, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो उसने लिए थे वो सभी आसानी से ऑब्जर्वेबल थे, बाहर से दिखाई दे रहे थे मेंडल को, ठीक है। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे कि इसने पी प्लांट ही क्यों लिया, पी प्लांट लेने का कारण मैंने आपको बता दिया। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था, तो उसने एक्सपेरिमेंटल ईयर की बात करेगा, आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आया हुआ है नीट के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आया हुआ है, शायद नहीं आया हुआ है, तो इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सपेरिमेंटल ईयर थी 1856 से 1863, 7 ईयर्स उसने मटर के प्लांट पर वर्क किया था, 7 ईयर्स तक उसने मटर के प्लांट पर वर्क किया था, 1856 से 1863। पब्लिश्ड हिज वर्क, मतलब इसने अपना जो वर्क पब्लिश किया था वो किया था 1865 में, लेकिन आप जानते हैं कि इसको किसी प्रकार की कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। 1865 में इसने अपना वर्क तो पब्लिश किया, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह सकते हैं। अब रिजेक्ट क्यों किया गया, क्या कारण रहा, फिर मेंडल का नाम क्यों पढ़ रहे हैं हम अगर रिजेक्ट ही कर दिया गया तो ये सभी बातें आने वाली है अब, और अब उसी बातों को पढ़ने वाले हैं कि रिजेक्ट क्या हो गया था, क्या बात हो गई थी इसी जो रिजेक्ट कर दिया गया मेंडल को इतना मेहनत करने के बाद भी। चलिए उस बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिएगा और लिखने के बाद में आप आगे चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। हमने जस्ट अभी देखा कि उसने 1865 में अपना वर्क पब्लिश किया, और वर्क पब्लिश करने के बाद में हमने क्या देख रहे हैं कि 1865 मेडल्स वर्क वाज पब्लिश्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, उसे सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली मतलब क्या, उसे सफलता मिलनी चाहिए थी, हाँ सफलता मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी सफलता, इसका कारण आगे है। कारण क्या था नहीं मिलने का, मतलब पब्लिश किया, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, कारण क्या था, कारण बताया जाता है कि उनका जो अखबार था, उसका जो अखबार था
उस अखबार में उन्होंने जैसे इस प्रकार को पब्लिश किया तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था अपने अखबार को। सबसे पहले रीजन तो बताया जाता है पेपर को इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था। दूसरी बात ये बताया जाता है कि उस समय एक बहुत ही बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डार्विन। उनकी बुक पब्लिश हुई थी और बुक पब्लिश होने की इसी सन के आसपास हुई थी, इस वजह से लोगों ने इनके काम पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और तीसरी बात ये भी बताई जाती है कि जो मेंडल था, मेंडल जब उस समय ये बातें बताई पब्लिश की तो उस समय लोगों ने ये बताया, मतलब जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने ये बोला कि इसके अंदर जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आप मैथमेटिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स इंक्लूड कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब उस समय के साइंटिस्ट मेंडल की बातों को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि मेंडल बहुत आगे की सोच रहा था, कितना ब्रिलियंट था, इतना ब्रिलियंट था कि वो आगे की बातें सोच रहा था, आगे क्या होने वाला है उस बात को उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। और प्रेडिक्ट करना तो छोड़ो, उसने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया था, उसने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया था कि क्या होने वाला है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट से समझ ही नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो मेंडल के वर्क को किस प्रकार से सफलता मिली इस बात को समझते हैं। आइए, तो क्या होता है कि 90s की बात है, ठीक है, इसके अंदर देखिएगा 19 के अंदर क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट आए, और 3 साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। मेंडल के वर्क को इसने रीडिस्कवर किया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो मेंडल का वर्क है वो सही है। क्योंकि देखो, अब देखो कितना डिफरेंस है सन के अंदर, इतने टाइम बाद में मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हो रहा है। और रीडिस्कवर किसने किया, कार्ल कोरेंस, हुगो ड्यूब्रिज, एरिक वोन टेकमार्क, एरिन वोक, टेस्मार्क थे, ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके काम को रीडिस्कवर किया। अब रीडिस्कवर कर लिया, ओके नो प्रॉब्लम, बट सर इसको क्या रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी थी क्या 90s के अंदर, जब इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने जब रीडिस्कवर किया तो इन्हें क्या सफलता मिल चुकी थी, मिल चुकी थी। उस समय क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उस समय समझ ही नहीं पाए लोग इसके काम को। क्या काम सही था, बिल्कुल सही था, और बिल्कुल सही होने के बावजूद भी लोग इसके काम को समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाने के कारण ही उसे सफलता नहीं मिल पाई, उसे सफलता नहीं मिल पाई। इस वजह से उसे इसी दशक में जाकर के 19वीं सदी के अंदर जाकर के उसे सफलता प्राप्त हुई। मेंडल को किसको सफलता प्राप्त हुई, मेंडल को सफलता प्राप्त हुई, और इस प्रकार से मेंडल के काम को आगे बढ़ाया गया। मेंडल का काम क्या था, किस प्रकार से काम किया था, इस बात को हम इसी लेक्चर के अंदर या फिर अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से उसने अपने काम को इस प्रकार लोगों को, जिस बात का वो सोच भी नहीं सकता था ना, उस बात के बारे में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया। जो सोच नहीं सकता कोई उस बात को उसने पहले बता दिया, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया, लेकिन वही बात फिर समझ नहीं पाए लोग। तो इतनी बड़े ब्रिलियंट व्यक्ति था मेंडल, और उसने बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसे इस काम के बारे में किस प्रकार का कोई मेडल या नोबेल प्राइज वगैरह नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ने वाले हैं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, किस प्रकार से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, क्या कंक्लूजन था, क्या रिजल्ट थे, सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बताइए आप लेक्चर के अंदर किस प्रकार सभी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही है नहीं। आपको हर चीज यहाँ पर लिख करके लेके आने का इतना ही है कि हर चीज आपको मिल जाए और बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाए, और हर नोट्स आपको लिखवाया जाए। टाइम का बचेगा आपको अगर इस प्रकार से लिख करके लेके आएंगे। बाकी अगर आप कहते हैं कि सर में साथ के साथ लिखाओ और साथ के साथ समझो, तो हो सकता है कि अगले लेक्चर में वैसा ही प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, वो तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप बोलोगे जिससे हम कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए कोई भी डाउट है तो बता दीजिएगा। और ये पहला लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा जेनेटिक्स का, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।